वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। हम सब जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने एल्केन का जो प्रॉपर्टी है, एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी जो था वो सब रिएक्शन देख लिया। कॉन्सेप्ट सीरीज़ में भी और एडवांस सीरीज़ में भी आप देख सकते हो वहाँ पर, और वहाँ पर प्रिपरेशन भी हमने कर लिया। इस वीडियो में हम लोग जो करेंगे वो है एल्केन का फिज़िकल जो प्रॉपर्टी है, फिज़िकल प्रॉपर्टी करेंगे। तो यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आता है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है एज सच, वहाँ पर ऐसा जैसे तो हमने केमिकल रिएक्शन में जैसे देखा था ऐसा कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर बहुत सारा थियोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में एक एल्केन कैसा होता है, C1 से लेके C4 तक एक कलरलेस गैस होता है। C1 मतलब क्या, C1 मतलब कोई भी ऐसा एल्केन जिसमें एक कार्बन है, जैसे कि मीथेन। 4 मतलब कि जैसे एग्जांपल लो वो ब्यूटेन। तो कोई भी कार्बन जिसमें 4 कार्बन या एक कार्बन हो, 1 से 4 कार्बन तक, 2 3 4 ऐसा कलरलेस गैस होता है। C5 से C17 तक कलरलेस लिक्विड होता है। तो देखो जितना तुम कार्बन नंबर को इंक्रीज़ करोगे उतना ही उसका स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिक्विड हो गया, और फिर C18 और उसके ऊपर अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर ये कलरलेस तो होगा ही, वैक्सी सॉलिड हो जाएगा। तो वैक्स के रूप में यहाँ पर काम आ जाएगा। तो ये वैक्स क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर फियरिंग। तो यहाँ पर ये पानी में डिज़ोल्व नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर पानी में ये डिज़ोल्व नहीं करता अगर कार्बन 18 से ज़्यादा हो जाए। तो कोई भी ऐसा एल्केन जिसमें एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक हो तो वो कलरलेस गैस होगा। कोई 5 से 17 तक हो तो लिक्विड होगा, और 18 और उसके ऊपर हो तो वैक्सी सॉलिड होगा। अब ये बात पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ एल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। जितना मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, कोई भी एल्केन का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल ही सकते हो। जैसे कि मीथेन का हमने निकाल दिया, कार्बन 12 होता है और हाइड्रोजन 1 करके 4 है तो 16 हो गया, C2H6। तो यहाँ पर देखिए CH4 का जो डेंसिटी है वो मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसलिए डेंसिटी कम है, लेस देन साइन दिया हुआ है। C2H6 का ज़्यादा है। ऐसे ही प्रोपेन का और भी ज़्यादा होगा, ब्यूटेन का और भी ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट जितना बढ़ जाएगा डेंसिटी भी उतना बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। तो ये वाटर से कम डेंस ये होता है, एंड दे आर लिमिटिंग डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का जनरली डेंसिटी कितना होता है, वाटर का जनरली डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये वाटर का डेंसिटी होता है, और एल्केन का डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या, एल्केन पानी से बहुत हल्का है। एल्केन को अगर पानी में दे दोगे वो डिज़ोल्व नहीं करेगा तो फ्लोट करेगा। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, फ्लोट करता है। साइक्लोएल्केन्स फ्लोट ऑन वाटर एज दे आर लाइटर देन वाटर। तो साइक्लोएल्केन मतलब कोई भी ऐसा एल्केन जिसमें साइक्लिक रिंग हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये ले लिया साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें साइक्लिक ग्रुप हो, मतलब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं हो, तो वो सब एल्केन पानी में फ्लोट करता है क्योंकि उसका भी डेंसिटी कम होता है। एल्केन आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के रूप में एग्जाम्पल ले सकते हो आप पानी। पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में ये नहीं डिज़ोल्व करता है, इनसॉल्युबल, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो हाइड्रोफोबिक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मीथेन से कैसे ड्रॉ करोगे ये भी मैंने दिखाया था। या कोई भी ईथर हो सकता है, वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो उसमें ये डिज़ोल्व कर जाता है। सॉल्युबिलिटी, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर कोई भी एल्केन का देखो आप मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी वहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, या नॉन पोलर में भी बोल सकते हो। कोई भी जगह पे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही पकड़ लो क्योंकि उसमें ही डिजोल्व करता है। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा उतना ही सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशनशिप है। जैसे कि CH4 C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H8 ब्यूटेन। यहाँ पर CH4 में देखो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। C4H10 में सॉल्युबिलिटी यहाँ से कम है, सबसे यहाँ पर कम है क्योंकि वहाँ पर
मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी कम, और मीथेन में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो ऐसे ही अगर आप पेंटेन ले लो या हेक्सेन ले लो, ऐसे आप ले सकते हो। तो पेंटेन अगर आप ले लो C5H12, ये पेंटेन हो जाएगा। तो पेंटेन, उसके बाद हेक्सेन, ऐसे करके सो ऑन ये चलेगा। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ करेगा उतना ही सॉल्युबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज़ कर जाएगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, देयर बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ करेगा कोई भी एल्केन का तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अगर दे दिया कि ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ब्यूटेन का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट का मामला है। मॉलिक्यूलर वेट जितना बढ़ जाएगा वहीं बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, अगर आपको कोई भी बॉइलिंग ऐसा कोई एल्केन दे दे जहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम आ जाएगा, तो वहाँ पर एक चीज़ देखने का यहाँ पर ज़रूरत है। एक तो चीज़ है कि बॉइलिंग पॉइंट BP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। तो मतलब आपके पास अगर मीथेन है CH4, आपके पास अगर C2H6 है, आपके पास अगर C3H8 है पेंटेन, और आपके पास अगर C4H10 है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो ब्यूटेन का ही आएगा। तो मीथेन सबसे कम होगा, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। तो ये हो गया। अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ हो, सपोज आपके पास CH3, CH3 ये वाला कंपाउंड है, और आपके पास C4H10 है। मतलब क्या, आपके पास नॉर्मल जो है ये ब्यूटेन है, N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन जो है ये स्ट्रेट चेन में होगा, आइसोमर में पढ़ाऊंगा, नॉर्मल ब्यूटेन, और ये हो गया आपका क्या, आइसो ब्यूटेन। आइसो क्यों, आइसो मतलब एक जो एल्काइल ग्रुप है ये ब्रांच में है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ हो तो तब क्या करोगे, यहाँ पर तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, ये मॉलिक्यूलर वेट होगा, MW मॉलिक्यूलर वेट। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर तो आइसोब्यूटेन जो है इसको देखो, इसको भी तो C4H10 ही तुम लिखोगे, क्योंकि कार्बन 4 और हाइड्रोजन तो 10 ही यहाँ पर आ रहा है। तो C4H10 का मतलब ब्यूटेन। अब नॉर्मल ब्यूटेन ये स्ट्रेट चेन में होगा, अब यहाँ पर आइसोब्यूटेन होगा, उसका भी तो C4H10 ही फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जितना ऐसा अगर आपका सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पर दोनों एल्केन का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो यहाँ पर देखोगे आप क्या, ब्रांचिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज कर जाए, जितना ब्रांच होगा, जैसे कि आइसो यहाँ पर ब्रांच है एक, तो ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आइसोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इससे कम होगा। ऐसे ही अगर सपोज आपको ऐसा कुछ दे दे, C5H12, ये आ गया आपका N पेंटेन, यहाँ पर N पेंटेन आ गया। आपका ऐसा कुछ दे दिया CH3, नीचे CH3 और यहाँ पर CH3, ये भी तो C5 और H12 ही आ रहा है, ये हो गया। और आपको सपोज एक और कंपाउंड दे दिया, यहाँ पर ऐसा कुछ दे दिया, यहाँ पर CH3, CH2, यहाँ पर CH2 और ये CH3, आपको ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया, ये भी तो C5H12 भी आ रहा है। तो आप क्या करोगे, C5H12 मतलब N पेंटेन, यहाँ पर चारों तरफ ब्रांच है तो ये नियो हो जाएगा, नियो पेंटेन, और ये एक ब्रांच है तो इसका बोलता है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन मतलब एक ब्रांच, एक एल्काइल ग्रुप ब्रांच। अगर चारों ग्रुप ऐसा ब्रांच में हो तब ये नियोपेंटेन, और एक ब्रांच में हो तो आइसोपेंटेन, और नहीं हो तो N पेंटेन नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल पेंटेन मतलब।
अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर देखो सभी तो C5 और H12 भी फॉर्मूला आ रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम आएगा। अब देखोगे ब्रांचिंग, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर देखो नियो है, तो अगर ये वाला पेंटेन एक कंपाउंड 1 नंबर कंपाउंड है, नियो पेंटेन अगर 2 नंबर है, और ये अगर आइसो वाला जो है वो ये 3 नंबर कंपाउंड है, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा ब्रांच तो नियो में है, तो इसीलिए सबसे लीस्ट जो है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है, तो लीस्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट ये 2 का ही होगा, क्योंकि जितना ब्रांच उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच है कि आइसो में 3 हो जाएगा, और उसके बाद ऑर्डर में तुम करोगे 1। तो देखना पड़ेगा कि अगर आपको यहाँ पर ब्रांचिंग दिया, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट के मामला में निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा है, कम है तो कम है। पर अगर सभी का मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आइसोमर में आता है, तो तब क्या करोगे, तब आपको देखना पड़ेगा कितना ब्रांचिंग है। जितना ब्रांचिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बोला है कि नॉर्मल, आइसो और नियो, नॉर्मल ब्रांच नहीं होता, उसमें ब्रांच नहीं होता, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर आइसो और फिर नियो, मैंने जो यहाँ पर पढ़ाया। और आइसो और नियो में एक CH2 बढ़ जाने पर, मॉलिक्यूलर वेट में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक CH2 बढ़ जाने पर 20 से 30 डिग्री मतलब 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है CH4, C2H6, C3H8, तो यहाँ पर CH4 भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी कोई ब्रांच नहीं है, ये भी C2H6 भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, तो प्रोपेन भी स्ट्रेट है। तो इसीलिए देखो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए एन ब्यूटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, चारों में से देखो 3 वाला जो है नियोपेंटेन, ये भी पेंटेन का ही है, आइसोपेंटेन भी पेंटेन का ही है C5, और एन पेंटेन भी पेंटेन का ही है आइसोमर। एन ब्यूटेन में 4 कार्बन है, वहाँ पर बाकी तीनों में 5 कार्बन है, तो 4 कार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होगा 5 से, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसीलिए यहाँ पर लेस देन साइन दिया हुआ है, इसका सबसे कम है। अब इन तीनों में सभी में 5-5-5 कार्बन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सेम आ जाएगा, क्योंकि C5 और H12 इसका जो फॉर्मूला है ये आ जाएगा। तब क्या करोगे, नियो में सबसे कम होगा क्योंकि हाईली ब्रांच्ड है, फिर आइसो और फिर एन, जैसे मैंने यहाँ पर बोला। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर ऑफ एल्केन, जो एल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्केन। अगर किसी में इवन नंबर ऑफ कार्बन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर से ज़्यादा होगा, जैसे कि C16 का जो C17 है उससे ज़्यादा है, और C15 से भी ज़्यादा है। तो ये जो ऑड नंबर वाला जो एल्केन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इवन से कम होगा। तो यहाँ पर बोला है इन केस ऑफ एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मेल्टिंग पॉइंट मोर देन नेक्स्ट एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम एज C एटम्स आर मोर सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वही मैंने बोला जो यहाँ पर बोला गया है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये ज़्यादा होता है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम से, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लोजर पैकिंग होता है, क्योंकि जहाँ पर इवन नंबर होता है उसमें सिमेट्रिक होता है। मतलब जैसे कि आप समझ लो कि इथेन में 2 कार्बन है, तो ये ऑड नंबर, इसमें देखो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिक मतलब यहाँ से काटोगे तो 2 तरफ सेम कार्बन और हाइड्रोजन आएगा, इसीलिए वैन डर वाल्स फोर्स भी यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए पैकिंग भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और इसी को ही बोला जाता है ऑल्टरनेशन या ऑसिलेशन इफेक्ट। ये ऑल्टरनेशन या ऑसिलेशन इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने जो बोला ये सब याद रखोगे तो और कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ एल्केन करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहो। और तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलो। थैंक यू।